हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सिलेबस को समझाया है। आप लोग आगे कंप्लीट वीडियो देखना। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मत समझना कि भैया इतने सारे टॉपिक्स क्या कंप्लीट हो जाएंगे। ये 45 भी टॉपिक्स नहीं है और आपके पास 45 डेज है। एक एक दिन में दो टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कोई टॉपिक लंबा है तो वो 2 से 3 दिन चलता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब आगे आप वीडियो देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज रात के इस टाइम पे देख लो। आप टाइम देखो, रात के 2:46 हो रहे हैं और वीडियो शूट हो रही है। तो प्लीज आप लोग अपना कर्तव्य जरूर निभाइएगा। कम से कम 1 से 2 लोगों को अपने साथ शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ पूरी दिलो जान से लग के तैयारी करवा सकूं। चलिए फिर आगे भी देखिए सिलेबस की वीडियो। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को समझाया गया है, क्योंकि सिलेबस का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए अगर आपको सिलेबस नहीं आता है तो विश्वास मानिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिएगा। जितनी चीजें बताई गई हैं आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये चीजें मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि इन एग्जाम को हम क्वालिफाई किए हुए हैं, हमने देखा है, तब से फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से वो पूछेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है, और जब एग्जाम डेट आ चुकी है तो उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको सिलेबस पता है या नहीं पता है। एक ग्रुप डी के एग्जाम से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक सिलेबस की जो इंपॉर्टेंस है वो शायद ही कोई स्किप कर पाए। सिलेबस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, मतलब अगर आपने सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से या कंपटीशन से बाहर ही हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके उन सब्जेक्ट्स का जिन सब्जेक्ट के सिलेबस पर रेलवे या यूपीएससी वाला है तो यूपीएससी खुल के नहीं बोला है। तो अब खुल के बोला नहीं है तो पता कैसे चलेगा कहां से आ रहा है? तो वो पता चलेगा जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, उन एग्जाम से जो लोग गो थ्रू हो चुके हैं, उन लोगों से पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं और जहां से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। इसलिए जो 2 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, स्टैटिक जीके और साइंस वाला पोर्शन, इसमें रेलवे खुल के नहीं बोला है, जबकि मैथ्स और रीजनिंग में रेलवे खुल के बोला है कि कहां कहां से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। उसमें भी 1 से 2 चैप्टर छोटे हुए हैं मैथ्स से और रीजनिंग में, उन वाले चैप्टर्स पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक जीके की बात करूं तो रेलवे ने सिर्फ इतनी बात कही है। ये रेलवे का सिलेबस है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसने बोल दिया सीधा सा, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। हिंदी में भी बात करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो इतने से वर्ड से हम कैसे समझें कि क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी? इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसका एक एक वर्ड आपको समझना होगा और उसका मतलब समझना होगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और ये तो आपको पता ही है कि युद्ध में लड़ने जा रहे हो तो युद्ध के लिए जो हथियार तैयार करने हैं वो ये ही हैं। मतलब ये हथियार हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से सामने वाले को पछाड़ना है। ये आपको बताएगा, सिलेबस ही आपको बताएगा कि सामने वाला क्या क्या कर सकता है, जिससे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। वही आपके लिए जिससे युद्ध लड़ना है वो एग्जामिनर है या पेपर है। जो एग्जामिनर क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप कर सकता है वो कहां कहां से कर सकता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके या करंट जीके जो भी है, 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे जनरल साइंस की, तो वो 25 मार्क्स की आ रही है। मैथ्स की 25 नंबर का आ रहा है। रीजनिंग जो है 30 मार्क्स की आ रही है। जीए जो है 20 मार्क्स का आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर करने लायक नहीं है। आप कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि रीजनिंग को हल्के में ले रहे हैं। मैं आप लोगों से बता रहा हूं रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को अगर आपने 1 घंटा भी दे दिया ना, सिर्फ 1 घंटा भी, 1 से 1.5 घंटा भी दे दिया तो कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। और इसमें से 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हो आप लोग। समझ लेना, ये कोई एनटीपीसी की तरह नहीं है, इतनी बड़ी पजल नहीं आएगी इसमें। पजल आएगी तब भी बताएंगे किस तरह की पजल आएगी इसमें, तो इससे घबराना नहीं है। इसलिए इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। इस सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करोगे उसकी अगर आधी मेहनत भी यहां करोगे तब भी आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। और जितनी 20 मार्क्स को लाने में मेहनत करोगे उसकी आधी मेहनत इन तीनों में करोगे तब भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कंपेयर करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मार्क्स लाना ज्यादा आसान है मैथ्स की कंपेयर में। समझ आ रही है? किसी का मैथ्स अच्छा है तो अब वो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट मत करने लग जाना। बाकी
जीए के 20 मार्क्स खींचना और साइंस के 25 मार्क्स खींचना, इसमें 25 में से 20 मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। मतलब 10 से 15 दिन में बच्चा ला सकता है, क्योंकि 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेगा वो, तो साइंस के उसके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मार्क्स हैं वो कोई काटने वाला नहीं है। बात रही बायो की, तो बायो में वो ह्यूमन सिस्टम वाला जो पार्ट है, अभी हम बात करेंगे, सिर्फ उतना पार्ट भी कर लेता है तो उसके बहुत सारे मार्क्स जो है कर सकता है वो गेन। मतलब फालतू की चीजें ना करके अगर उसमें सिलेक्टिव भी कर लेगा तो वो अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लेगा। यहां से 25 में से 20 प्लस मार्क्स गेन कर लेगा। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का तो आपको पता ही है, अगर आपका मैथ्स बेस ठीक है तो आप बड़े ही आसानी से, सिलेबस डिस्कस करेंगे, 25 में से 25 भी गेन कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स ठीक है तो। और अगर नहीं भी है ठीक तो छोड़ना नहीं है। अगर आप ये गलती करते हो कि भैया मेरा मैथ्स वीक है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के गेन कर लूंगा, ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैथ्स वीक है तो ऐसे चैप्टर करके चले जाओ जिनमें से कम कुछ मार्क्स तो गेन कर सको। अब जैसे स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, मीन, मोड, माध्य, बहुलक, अगर उसमें किसी ने हमारा 20 मिनट का लेक्चर देख लेना, आप 20 मिनट की वो वीडियो देख लो, उसके बाद एक अनपढ़ भी है ना, मैं कह रहा हूं जिसने 12th किया भी नहीं है ना, 10th भी नहीं किया है ना, और वो उस वीडियो को देख ले जाके, बड़े ही आसानी से वो 2 से 3 नंबर ग्रुप डी के मैथ्स में गेन करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें समझाया गया है इतनी ही आसानी से। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि छोड़ना नहीं है। आप लोगों के लिए जो इजी सब्जेक्ट हैं, मतलब जो इजी चैप्टर्स हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए बोला मैंने आपसे, ठीक है। मतलब अगर किसी का मैथ्स वीक है तो पूरा मैथ्स नहीं छोड़ना है, उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो बहुत आसानी से हो सकते हैं वो चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। सिलेबस आपके पास इस तरह से हार्ड कॉपी में सबके पास होना चाहिए, तभी कुछ होगा। और दूसरी चीज, इसके जो ब्लैंक पेज है, देखो 2 पेजेस में मैंने सिलेबस निकलवाया, इसके जो पीछे ब्लैंक है उसमें आप लिखिए कि स्टैटिक जीके या जीके में जो 20 मार्क्स है उसका इन डेप्थ सिलेबस ये है, इसे लिखिए। और कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हैं उस पर मार्क करिए, कौन कौन से बचे हैं उन्हें आपको करना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके की। जब बात आती है जीके की तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि भैया आप बताओ कि मैं करूं कहां से, कितने टाइम की जीके करूं। तो बात करें एनटीपीसी की तो टीसीएस ने ही पेपर कराया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी डेट वहाँ हो रही थी, कभी वहाँ हो रही थी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें भी देखने को मिली। लेकिन बात करूँ जब मैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का टेंडर भी अभी फाइनल हुआ है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, ग्रुप डी का टेंडर भी अभी फाइनल हुआ है। तो आपके लिए एमटीएस की डेट, जो एमटीएस के क्वेश्चन पेपर आएंगे अभी आप लोगों को दिख जाएगा, उससे आप लोग अंदाजा लगा लेना कि जीके कहाँ तक की पूछेगा वो। करंट जीके सिर्फ आपको उसकी कोई भी जीके फॉलो नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं, ना उसकी फिजिक्स ना केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो, खैर उसके लिए नहीं, लेकिन उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से आपको मतलब नहीं है। उसकी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी चीज, जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ, इसकी करंट अफेयर्स आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। कहने का मतलब यह है, वो एनटीपीसी सीबीटी 1 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ करंट देखिए। करंट के कितने क्वेश्चंस होंगे ज्यादा से ज्यादा, हर शिफ्ट में करीब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर 9 शिफ्टें भी हैं तो कितने क्वेश्चंस हुए, 15 निमा कितने होते, 15 निमा बताओ, 135 होते होंगे शायद, 135 क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए आप लोग कम से कम उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या है, तो करंट अफेयर्स जो है 2021 से जुलाई 2022 तक आप लोग कवर करिएगा। कितने तक? जुलाई 2022 तक। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर की एजेंसी अभी फाइनल हुई है, इसलिए वो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी रखेगी, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चंस भी रखेगी। दूसरी चीज, ये क्या पूरी 2021 करनी है ना, आप जून से लेके अब तक का करिए। मतलब लास्ट के जो 12 महीने हैं, आपका जो एग्जाम होता है उसके लास्ट के जो 12 महीने हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इसका मतलब है कि सारी एस्पेक्ट में, मतलब आपको हर तरीके की चीजें इन 12 महीने में जो हुई है वो तो पढ़नी है। अब बात आती है 12 महीने से पीछे की, तो 12 महीने से पीछे की सिर्फ वो घटना पढ़नी है जो बड़ी घटना थी। ठीक है, समझ रहे हो कहने का मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई घटना 2020 में हुई और वो घटना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो उससे पहले ना हुई और ना अभी तक हुई। कहने का मतलब यह है कि मान लो सिर्फ कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ और अभी तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, मान लो, या फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है लेकिन हुआ नहीं है,
तो आपसे वो वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2018 के भी, लेकिन उसमें इन डेप्थ नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कौन विजेता था, कौन उप विजेता था, कहां पे हुआ था, बस इतनी ही चीजें पूछेगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अब जनगणना 2021 में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, तो 2011 वाली जनगणना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपके लिए लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब उसकी लाइन पढ़ते हैं, उसने क्या कहा। देखो, वो बोलना ये चाह रहा है जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको जनरल अवेयरनेस मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो एक बंदे से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं किसी की भी कि भाई आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में होगी। किस चीज पे? ऑन करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगर कोई ज्वालामुखी भी पूछा जाएगा ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ज्वालामुखी कहीं पे या तो इस टाइम पे मतलब फूटा है, कुछ हुआ है, तो अगर वो चर्चा में रहा है तब आपके पास आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके। अदरवाइज वो कहीं से भी उठा के कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे। कहीं से भी उठा के कोई भी चीज तब पूछेगा जब वो एक रेगुलर चीज हो, जैसे कि नेशनल पार्क है, डैम है, तो डैम भी चर्चा की रहती है कि जो चर्चा में रहा है उसको पूछा जाए, लेकिन अगर कोई चीज चर्चा में नहीं रही है तब भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए वो आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, जैसे कि कंबाला नामक भैंसा दौड़ हो रही है, ये कुछ है, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी चीज है आपसे अगर वो पुरानी पूछी जा रही है तो वो आपके लिए पहले से इंपॉर्टेंट रही होगी, तभी वो पूछेगा, अदरवाइज उसके पूछने के चांसेस नहीं है। ये चीजें हो गई। इसके अलावा उसने बोला इन साइंस एंड टेक, इसका मतलब सीधा ये समझ लो, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है, डीआरडीओ और इसरो, इनसे रिलेटेड, चाहे वो अगला मिशन कब करने वाले हैं, मंगलयान कब भेजने वाले हैं, चंद्रयान कब भेज रहे हैं, कब भेजा था, ठीक है, अगला 2024 में उनके मिशन क्या क्या हैं, तो डीआरडीओ और इसरो की जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब यही है। इसके अलावा एक चीज और, इसमें आप लोगों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिलेगी उसे आपको बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए होगी। स्पोर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में आप लोगों के लिए मैं बताऊं, स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर, देखो अभी मान लो 2000 अभी ओलंपिक हुआ मान लो, तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मान लीजिए आईपीएल हुआ, तो आईपीएल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए टी20 वर्ल्ड कप हुआ, तो उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा किसी खिलाड़ी ने, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो अगर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है तब भी आपसे क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा कि वो किस देश से बिलोंग करता है। इधर अगर अपने यहाँ किसी ने ओलंपिक अवार्ड, मान लीजिए ओलंपिक में किसी ने गोल्ड जीत लिया, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से राज्य से वो बिलोंग करता है, कौन सा वो खेल खेलता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो आपके स्पोर्ट्स का मतलब लिखा है, करंट अफेयर्स का मतलब लिखा है, तो ये वाली चीजें आप लोगों के लिए हो गई। तो जितने भी अवार्ड हैं, जैसे आप मान लो नोवाक जोकोविच है, ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है, अगर उसने कोई अवार्ड जीता है, मतलब वो टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतता ही रहता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। समझ आ रही है? तो ये रहा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, कुछ हुआ है, तब भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो थे किस चीज से बिलोंग करते थे। उसके बाद आया कल्चर। ये जो कल्चर है, इसके अंदर आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे इस बार पूछा गया था कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जनजाति कहाँ, ठीक है। तो कल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप लोगों के इस तरह से पूछी जाएंगी। पर्सनैलिटीज मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पर्सनैलिटीज हैं ये फेमस व्यक्ति हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अभी आप लोगों को पता है कि कई लोग हार्ट अटैक से मरे हैं, तो जो वो फेमस पर्सनैलिटी है उनसे पूछा जा सकता है कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। समझ आ रही है? मान लीजिए कि जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, तो आपसे उनकी डेथ भले ही पहले हो रखी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्या बजाते थे, क्या करते थे। इन तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमने बताया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अगर कोई वर्ड चर्चा में आ गया या कोई नया वर्ड आ गया, तब आपसे पूछा जा सकता है। उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे जीएसटी चल रहा है, सीजीएसटी चल रहा है, ठीक है, तो इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई नया वर्ड भी आया है, मान लीजिए रेपो रेट है या ये है, तो इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। अदरवाइज इकोनॉमिक्स में एक ही चीज इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो चैप्टर है नेशनल इनकम वाला। कौन सा चैप्टर? नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय, जिसके अंदर जीडीपी आती है, ठीक है, जीएनपी आती है, राष्ट्रीय आय आती है। ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा है पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में कि पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पहली बार किसने क्या किया, जो मैं आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लेना, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें करनी है जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना करना है। अब मान लीजिए अनुसूची 12 है तो हमारे लिए कौन सी इंपोर्टेंट है, बस हम उतना करेंगे, इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। संविधान से तो पता नहीं क्या क्या लिया गया है, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो 4 से 5 चीजें हैं। मूल कर्तव्य पूछता है, मूल अधिकार पूछता है, 1-2 चीजें और पूछता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता वो, ठीक है। मतलब वो पता होना चाहिए कि क्या पूछ सकता है हमारे एग्जाम में। इसके अलावा पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, इसने सिर्फ इतना वर्ड बोल दिया कि एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, मतलब आप और कुछ भी। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक्स हमारे, मैंने इन डेप्थ आप लोगों को चीजें समझाई। अब एक बार देख लीजिए, आप लोगों को करंट अफेयर्स में इंपोर्टेंट क्या 2019 से 22 तक के अवार्ड पूछे जाने वाले हैं? ना ना ना, जून 2021 से लेकर 2022 तक के जितने भी अवार्ड हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा कोई अवार्ड अगर ऐसा है जो 2021 में मिला था लेकिन वो अभी तक 2022 में नहीं मिला है तो वो अवार्ड आपको करना ही करना है। और कोई अवार्ड ऐसा था जो 2020 में मिला था लेकिन वो अवार्ड अभी तक नहीं मिला, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं वैसे, मान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में मिला किसी को, वो अभी तक आपके लिए नहीं मिला है, तो वो अवार्ड आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी चीज एक और, कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो 1 साल पीछे तक के पूछे जाते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार ही ले लो, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, तो ये कैसे पता चलेगा बड़ा अवार्ड है? ये हम बताएंगे जब हम टारगेट कंप्लीट कराएंगे, तो ये हम बताएंगे कि आपको कौन सा 2 साल के लिए करना है, कौन सा 3 साल के लिए करना है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार भी किसको मिला था और इस बार किसको मिला है, समझ आ रही है ना? तो ये चीजें आपको पता होंगी तभी आप कर पाओगे। इसीलिए जो गाइडेंस प्रोग्राम या बूस्टर प्लान चल रहा है उसमें आप अगर डेली वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी कि कौन सी चीज मेरे एग्जाम में आने वाली है, कौन सी चीज मेरे इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप कि आप लोग उस चीज को समझ गए होंगे। दूसरी चीज, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो पिछले 6 महीने के अंदर जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं मैक्सिमम चांसेस है कि वही चीजें पूछी जाएंगी पिछले 6 महीने के अंदर, ये याद रखना लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में। लेकिन जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा जो उनके सचिव हैं ये, या एसबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये अगर पुरानी भी हैं तब भी आपसे पूछी जाएंगी। मान लीजिए अपने जो राष्ट्रपति जी हैं वो पिछले 5 साल से नहीं बदले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पूछे जाएंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो जो बड़े पद हैं वो आप लोगों से पुराने वाले भी पूछे जाएंगे, समझ आ गई होगी आई होप। इसके अलावा फेमस वुमेन और जो फेमस महिलाएं होती हैं वो भी आप लोगों से 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें पूछी जा सकती हैं, जिसमें कि पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली कौन है, इसी तरीके से कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अभी कौन बन गई हैं, यहाँ से किसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब पहली महिला के बारे में जब बात होगी तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे पहली तो कोई भी चीज हुई हो पूरे इंडिया के अंदर 2021 से लेकर 22 में अगर कोई भी काम पहली बार हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो न्यूज बाकी सारी न्यूज को परे करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करना या ना करना, लेकिन जो चीज पहली बार हुई है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप उस चीज को जरूर से जरूर करना। जैसे कि पहले तैरता हुआ पार्क कहां बना है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, पूछ लिया पहला चमड़ा पार्क कहां बना है। तो ये वाली जो चीजें हैं आपसे जरूर से जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज जो पहली बार हो रही होती है, पहला तो प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है, हाँ? समझ लो बस। कोई भी चीज जो इंडिया के अंदर पहली बार हो रही है या इंडिया किसी चीज में फर्स्ट आया है कहीं भी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बस, ठीक है। इसके अलावा जनगणना मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, वही जो मैंने याद करवाई दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बता ही दिया, उनकी डेथ के, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड बता दिया, कोई भी काम पूरे विश्व में पहली बार हुआ है या इंडिया में पहली बार हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ,
करेंगे ही। अब बच्चों को एक चीज और, आप लोगों को लग रहा होगा इतने सारे टॉपिक्स भैया करेंगे 20 नंबर के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गए। मैथ्स रीजनिंग के साथ ये खेल खेल में निपटा देते हैं हम। जब हम टारगेट्स कंप्लीट करते हैं या बूस्टर चलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी जीके निपट गई, क्योंकि रोज 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक लंबे हैं तो वो 2 से 3 दिन लगातार चलते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लगातार 2 से 3 दिन चलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग उन बड़े टॉपिक्स को भी कवर कर पाओगे। अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक्स एंड ऑथर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नए हो या ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स हो। जो मैंने आप लोगों को बुक प्रोवाइड कराई थी एक ही पेज में है, वहीं से क्वेश्चन 100% फंस जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, एक डेज से क्वेश्चन आता ही है कि एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो वो भी हम इसी टारगेट में इंक्लूड करते हैं और बच्चा बड़ी ही आसानी से याद कर लेता है, पता भी नहीं चलता कि कब याद हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़नी है जून 2021 से जुलाई 2022 तक की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ है, चाहे वो 2020 में भी हुआ है, तो तब भी आप लोगों को वो करना है। इसके अलावा बात करता हूं, एनटीपीसी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने हैं जो 2022 में, मतलब अभी जो पेपर हुए हैं 2021 वाले नहीं, एमटीएस जो पेपर अब करा रहा है उसकी करंट जरूर देखना, बस बाकी कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ करंट देखनी है क्योंकि टीसीएस पेपर करा रही है वो, ठीक है, इसलिए इस पेपर को जरूर देखेंगे। डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है ये पता होना चाहिए। जनगणना हम पढ़ेंगे 2011 की। नृत्य उत्सव, शास्त्रीय संगीत के कहां से घराने हैं। ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स जो मैं आपको कराता हूं, कौन सा त्योहार कहां मनाया जाता है। इंपोर्टेंट युद्ध कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भैया ये वाला युद्ध कहां हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उस युद्ध की डेट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस वंश का संस्थापक कौन है। जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपको याद होने चाहिए। तब भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको मैं कुछ लोड लेने ही नहीं देता, बहुत कम कंटेंट देता हूं, आप बड़ा ही आसानी से कर लेंगे। और जो लोग टारगेट कंप्लीट कराने हैं दूसरे चैनल वाले, वो सब अपने चैनल की कॉपी कर रहे हैं और वो कॉपी ही करेंगे, कुछ और हो नहीं सकता है उनसे, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्ट किए भी थे पहले वो भी बंद हो गए क्योंकि कॉपी ज्यादा दिन चलती नहीं है, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनका भी यही हाल होने वाला है। चलिए यहां देखना। इसके अलावा झीलें, राजवंशों के संस्थापक हो गए। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये इसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या होंगी। जैसे अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि इस चीज पे तभी ध्यान देना जब बाकी 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लो। क्या? करंट अफेयर्स पे तभी ध्यान देना जब बाकी 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लो। लेकिन जब हमारे टारगेट के साथ चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, कब आपका स्ट्रेटेजी के वाला पार्ट हो गया। और जब आपको पता ही नहीं चल रहा है और याद हो जा रहा है तो क्यों ना उस चीज को भी कवर कर लिया जाए जो हमारे मार्क्स बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी में बात करूं, हिस्ट्री की सबसे पहले बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आप सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों चीजों को कंप्लीट करो जो प्राचीन भारत है। उसके बाद आ जाते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री में, मतलब मध्यकालीन भारत में, उसमें आप मुगलों वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो बस, बाबर अकबर। और उसके बाद अगर मॉडर्न में आ जाते हो तो मॉडर्न में महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा कौन सा युद्ध कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपकी हिस्ट्री खत्म। पॉलिटी की मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी में मैंने आप लोगों को बताया ही है, और आपको जो कंटेंट है वो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ पॉलिटी में, ठीक है। उतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और हम सब करा देंगे, जब मैं कह रहा हूं उस चीज को हमारे ऊपर छोड़ दो, आप कराना है ना कराना, ठीक है। और कौन सा हेडक्वार्टर कहां है, किस चीज का हेडक्वार्टर कहां है, ये वाली बातें करेंगे। इसके अलावा सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा, चाहे वो 2021-22 में बना है तब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर वो पुराना भी है कोई चीज कि सबसे ऊंची मीनार कहाँ है, सबसे लंबा पुल कहाँ बना है, सबसे ऊंची सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो ये वाले क्वेश्चंस लगातार पूछता ही है वो, इसलिए इन्हें तो इग्नोर करना ही नहीं है। ये ग्रुप डी का एग्जाम है, इसलिए वो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपसे रखेगा, ये याद रखना, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो आपसे रखेगा, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रीय आय वाला, ठीक है। राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर आप लोगों को मैं करवा दूंगा खुद। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस का जो सिलेबस है उसमें भी यही चीजें लिखी हुई हैं, सिंपल सी बात। द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। सीबीएसई लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब समझिए इसका। उसने कहा है कि जो सिलेबस होगा वो कवर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का मतलब
बायोलॉजी ही है, वैसे बायोलॉजी ही है, लेकिन लाइफ साइंसेज अगर उसने इंक्लूड किया है तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो मैंने पहले भी देखा था। तो आपके जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र है, ठीक है, चाहे वो पाचन तंत्र है, ये सारे सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बायो में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके साथ जो कंटेंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा उस कंटेंट को कंप्लीट कर लेना, और प्रीवियस ईयर आप लोग लगाओगे ही, इससे अलावा आप लोग कुछ करना नहीं है। जो 25 नंबर की आ रही है ना, 20+ मार्क्स गेन करोगे, 20+ से भी ज्यादा ही, बल्कि 22 मार्क्स गेन करोगे। एक आध दो क्वेश्चन छोड़ोगे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहां का सिलेबस बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए बस कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। साइंस में मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, साइंस के अंदर एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उससे एज इट इज क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आपको। जो उसकी लाइन्स है ना, एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। CH2 अगर उसने लिखा है ना, तो CH2 का अंतर कितना होता है, जैसे उसने पूछा था सजातीय श्रेणी के पदों के बीच कितना अंतर होता है, तो उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वही लाइन कि CH2 का अंतर होता है और 14 का अंतर होता है, C12 और H के 2, तो 14 आंसर में था। यही चीजें देखने को मिलेंगी आप लोगों को, इसलिए एनसीईआरटी जरूर से जरूर आप सबके पास होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग दोनों चीजों का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए हो। करंट अफेयर्स को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक चीज याद रखना, इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना कराया जाएगा बस उतना ही कर लेना, क्योंकि इसकी एक लिमिट बांधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इसकी लिमिट नहीं बांधी तो आप विश्वास मानिए इन 20 नंबर के चक्कर में आप 80 नंबर में से कम 10 नंबर खो दोगे। जो आप यहां 80 नंबर में से ज्यादा, इसकी अगर 80 नंबर की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा फायदा है। ये जो 20 मार्क्स है ना, ये 20 मार्क्स में जितना कम से कम लिमिटेड चीजें आप पढ़ सकते हो जो आपको बताई जा रही हैं, उतना आप कर लीजिए, वहीं से चीजें फंस जाएंगी। अब अगर आप कोशिश करोगे कि भैया मैं ज्योग्राफी पढ़ लूं, पॉलिटी पढ़ लूं, तब कुछ ना हो पाए, ठीक है, ये समझ लीजिएगा बस। तो गाइज अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ साझा करेंगे किस किस चीज की बात, क्या रह गया, मैथ्स और रीजनिंग, उसके बारे में इन डेप्थ बात करूंगा मैं कि मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर में कितनी डेप्थ में जाना है, एडवांस मैथ में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एडवांस मैथ में हम कितना पढ़ेंगे। मैंने मैथ्स को 4 से 5 पार्ट में बांटा हुआ है, उन पार्ट्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे उसके काफी लेक्चर्स आपके पास प्रोवाइड भी करा रखे हैं। 20-20 मिनट के लेक्चर हैं, अगर आपने एक बार लेक्चर देख लिया तो आप विश्वास मानिए उसके बाद आपको उसके कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतने ईजी वे में आप लोगों को समझाए गए हैं। तो ये वाली चीज हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज चलिए फिर रीजनिंग की और मैथ्स की पार्ट नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अभी भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिन बंदों ने अभी तक भी अपना कर्तव्य आप लोग निभाइए, अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं जितनी एनर्जी के साथ इस टाइम पे देखो, टाइम देखो एक बार आप, 2:44 हो रहे हैं रात के, ठीक है, रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2:44 पे, जिस टाइम पे आप सो रहे हो, और ये वीडियो अभी 3:30 या 4 बजे तक एडिट होकर मैं पब्लिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को मॉर्निंग में प्रॉब्लम ना हो, और मैं फिर जो काम करना है मुझे मैं वो काम कर पाऊंगा। तो आप लोग कम से कम इतनी शिद्दत जरूर दिखाइए कि अपने साथ 3 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों को, जितने बंदों को जोड़ सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, जरूर से शेयर करो, जिससे हमारा भी आत्मबल बढ़ेगा और हम लोग आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे। तो गाइज जरूर से जरूर आप लोग इतना करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।